जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 है लाइट का। आज हम बात करेंगे बेसिकली लाइट के उस वाले पार्ट पे जिसपे हमारा समतल दर्पण तो खत्म हो गया है। तो आज हमारा बात होगा गोली दर्पण पे। गोली दर्पण पे किस तरह से क्या बिहेव होता है, किस तरह से प्रकाश की किरणें गोली दर्पण पे चलती हैं, परिभाषाएँ कौन कौन सी गोली दर्पण में बनती हैं, फार्मूला किन किन से होते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है, अवतल गोली दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आज हम जानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यदि आप बोर्ड लेवल पे तैयारी करते हैं या बोर्ड है आपका, या आप डिफेंस में किसी भी कैटेगरी की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा चलेगा लाइट का लेक्चर नंबर 3। आप डाल देंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो आज हम बात करेंगे दर्पण के उस वाले पार्ट को बात करेंगे। थोड़ा सा हम पीछे वाला भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो दर्पण की हम बात करेंगे आज कौन सा होगा, गोली दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। तो हो गया आपका गोली दर्पण। अगला वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं समतल दर्पण। कौन सा बोलेंगे, समतल दर्पण। अब देखिए इसको प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर के बारे में हमने सारी चीज़ें लेक्चर नंबर 1 और 2 में क्या पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो हम समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हुए गोली दर्पण पे लेके चलते हैं। समतल दर्पण ऐसा होता है कि जिसमें क्या होता है, समतल दर्पण इस तरह से भी बनाया जा सकता है और समतल दर्पण इस तरह से भी बनाया जा सकता है। दोनों समतल मतलब प्लेन मिरर रहेगा तो इस तरह से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं आभासी और सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, लेकिन अब क्या होता है ना, समतल दर्पण का यूज हम नॉर्मली हर जगह नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी में होता है, गाड़ी में समतल दर्पण का यूज नहीं होता। आप जाते हैं बार्बर के यहाँ बाल कटवाने, वहाँ पे समतल दर्पण का यूज नहीं होता है। छोटे तो हो सकता है लिए रहें, लेकिन बड़े आप सैलून में जाएंगे तो वहाँ पे समतल दर्पण का यूज नहीं होता है। तो वहाँ पे कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो वहाँ पे होता है गोली दर्पण। और गोली दर्पण में भी कैटेगरियाँ होती हैं। तो नंबर 1 कैटेगरी जो होती है इसमें, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं अवतल, एक को बोलते हैं उत्तल, एक को कॉन्वेक्स बोलते हैं, एक को कॉनकेव बोलते हैं। अवतल दर्पण हो गया, एक हो गया उत्तल दर्पण। अब सबसे बड़ी बात होती है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बनते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तल और अवतल दर्पण बनते कैसे हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली समतल दर्पण के बारे में इतना ही बताना था। आगे लेक्चर नंबर, यदि आपने समतल दर्पण को नहीं पहचाना है या नहीं जान पा रहे हैं, जाइए पिछले लेक्चर देखिए, नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में इसके डिटेल, इसके बारे में डिटेल किया गया है। तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं और अब चलते हैं। हमारा बेसिकली फोकस रहेगा गोली दर्पण पर। सबसे पहले गोली दर्पण का नाम गोली दर्पण ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये 2 गोली का कटा हुआ भाग रहेगा। 2 नहीं, सॉरी, 1 गोली का कटा हुआ भाग रहेगा। मतलब किसी, अगर हम गोली को ऐसे, गोला है हमारा, अब गोली को हमें काटना है, हमें इस तरह से काटना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाना है। तो इसको बनाने के लिए अब देखिए गोला रहेगा तो इसका आपको पता रहेगा, स्वाभाविक से रहेगा, कहीं ना कहीं एक केंद्र रहेगा। इसका नाम हम मान लेते हैं सेंटर को सी को यहाँ पे नाम से हम बता देते हैं वक्रता केंद्र। क्या है ये, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि किसी गोले के कटे हुए वक्रता केंद्र से ही जैसे हम मार्कर लगाते हैं, इस तरह से इसे घुमाते हैं तो ये हमारा जो अंगूठा आता है स्थिर रहता है। इसको बोलते हैं केंद्र की तरह भी, मतलब अपने जगह स्थिर रह के पूरे गोले को, सर्किल को कंप्लीट करता है। तो उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिएगा, अगर हमें गोले को काटना है, अवतल दर्पण बनाना है, तो मान लेते हैं हम गोले को, इस वाले पार्ट को ऐसे कट कर लेते हैं और इस वाले पार्ट को कट करके हम मान लेते हैं ऐसे यहाँ पे लगा लेते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे भी हम कट लगते हैं, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, बना लेते हैं। मान लेते हैं नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो ये जो बना है, ये वाले को मान लेते हैं नंबर 1, इसको मानेंगे नंबर 2। अब देखिए कोई भी दर्पण बनाना हो, दर्पण को बनाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पॉलिश लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक भाग को क्या करना पड़ता है, कलई करना पड़ता है। जब हम एक भाग को कलई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण का नाम डिफाइन होने लगता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं उभरे हुए पार्ट को कलई कर रहे हैं, उभरे हुए पार्ट को यदि हम कलई करेंगे तो इसका नाम हो जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान होती है कि ऐसा दर्पण जो उभरे हुए पार्ट पर कलई हो और दबे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान क्या होगी, जब दबे हुए भाग से पृष्ठ क्या हो, अपवर्तन हो, परावर्तन हो, तथा उभरे हुए पार्ट पर कलई हो, तो हम बोलते हैं इसको अवतल दर्पण।
उसका जस्ट उल्टा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम क्या होता है, दबे हुए पार्ट पे कलई करते हैं। जैसे अगर हमें इसमें उत्तल दर्पण बनाना है तो उत्तल दर्पण में हम दबे हुए पार्ट को कलई करके इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ले लिए हैं। अगर हम यहाँ पे उभरे हुए पार्ट पे कलई करके ऐसे करके हम इसको निकाल लेते तो हमारा हो जाता है अवतल दर्पण हो जाता है। तो उत्तल दर्पण बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके दबे हुए पार्ट पे कलई कर देना है। अब कलई कौन से रंग के करते हैं, तो हम करते हैं लाल ऑक्साइड की कलई करते हैं। अब कलई का मेन मकसद होता है कि हमें दर्पण बनाना है। अब गोले के कटे हुए भाग रहता है तो इसीलिए गोली दर्पण बोलते हैं। अब गोली दर्पण में डिफाइन नहीं लगता कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण की पहचान होती है जब उभरे हुए भाग पर हम कलई कर देते हैं। उभरे हुए भाग पर जब हम कलई कर देंगे, दबे हुए पार्ट को जब हम परावर्तक पृष्ठ बना देंगे तो हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। जब हम क्या होगा, दबे हुए पार्ट को कलई कर दे, उभरे हुए भाग को क्या कर दे, पृष्ठ बना दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे ये क्या है ना दोनों, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। अगर देखेंगे आप थोड़ा सा, तो अगर मान लेते हैं ये जो आपका कटा हुआ भाग है, एक कटा हुआ भाग है उत्तल दर्पण का और एक कटा हुआ भाग है अवतल दर्पण का। देख रहे हैं एक ही गोले का कटा हुआ भाग है, तो एक ही गोले का कटा हुआ भाग है। अगर इनका सेंटर हम मान लेते हैं इस साइड का, यहाँ मान लेंगे सेंटर, इसका सेंटर यहाँ मान लेते हैं, तो इसका बिंदु को बोलते हैं सी, इस बिंदु को बोलते हैं सी। क्या बोलेंगे, सी। अब देखिएगा किसी भी उत्तल दर्पण की देखते हैं, किसी गोले का एक कटा हुआ भाग है, कटे हुए भाग के इस सेंटर को हम मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं सी, और सी को हम मान लेते हैं वक्रता केंद्र। क्या, किसी गोले के कटे हुए भाग का एक क्या वक्रता केंद्र है। अगर हम इस गोले को ऐसे रख के ऐसे कंप्लीट करें तो यह पूरी सर्किल कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस गोले को गोला प्रकार रख के ऐसे हम कंप्लीट करें तो ये पूरी जाके सर्किल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इस दर्पण का एक मान लेते हैं द्वारक होगा, क्योंकि अगर परावर्तक पृष्ठ है जितना गोली दर्पण रहेगा उतने में ही तो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो मान लेते हैं इसको द्वारक को एम एन नाम दे देते हैं। ये द्वारक है, एम एन क्या है, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, एम एन दर्पण का द्वारक। इसी तरह दर्पण का द्वारक में अगर नाम आएंगे तो इसमें आप अगर दर्पण का द्वारक का नाम देंगे तो इसमें भी नाम दे देंगे एम एन। मतलब इसी के अंदर प्रकाश का परिवर्तन होगा, इससे बाहर नहीं प्रकाश का परिवर्तन। जैसे यहाँ से प्रकाश तो ऐसे सीधे निकल जाएंगे, अगर प्रकाश को जो भी इंटर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने पर उसको टच करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैक्सिमम छोर ये है, यहाँ पे ये है, ये क्या होता है, दर्पण का द्वारक होता है। अब दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु में एक बिंदु को मानते हैं जिसको माना जाता है पी। जैसे यहाँ पे पी, यहाँ पे भी पी हो जाता है। और पी को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, और इंग्लिश में बोलते हैं पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव, और इंग्लिश में बोलते हैं पोल। आसान में आ गया। पहले देखिएगा, किसी गोले का कटा हुआ भाग रहेगा, किसी गोले का कटा हुआ भाग रहेगा तो उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पे सी को दर्शा गया है वक्रता केंद्र। और इसके द्वारक होता है, क्योंकि द्वारक के अंदर ही प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो इस द्वारक को मान लिया गया एम एन द्वारक है। दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं एम एन, द्वारक के मध्य बिंदु को बोलते हैं बिंदु पी से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब हम करते क्या हैं, सी और पी से एक रेखा को गुजारते हैं, सी और पी से एक रेखा को गुजारते हैं, इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे सी और पी से एक रेखा को गुजारते हैं। और इस रेखा के नाम को बोलते हैं, क्या नाम बोल देते हैं, मुख्य अक्ष। क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष। अब जब एक रेखा गुजार दी तो मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिएगा, परिभाषा याद करने की कोशिश, रटने की कोशिश ना करिएगा, पहले बनाइएगा। सी माना गया गोले का कटा हुआ भाग, केंद्र हो गया। एम एन क्या हो गया, द्वारक हो गया। द्वारक के मध्य बिंदु को बोलते हैं पी। पी और सी से एक रेखा को गुजारते हैं जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब देखिएगा, इतना समझ आ गया। ऊपर हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम लेके चलते हैं कुछ और चीज़ों को। अब देखिएगा, सी तो हो गया, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब बोल देगा सी और पी है क्या, सी और पी है आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैसे परिभाषित करेंगे, इसको देखिएगा, परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। बोलते हैं जब ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को, पी को माना गया क्या, ध्रुव, और सी को क्या माना गया है, वक्रता केंद्र। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या।
अब वक्रता त्रिज्या एक फार्मूला होता है, वक्रता त्रिज्या को जो दर्शाया जाता है, जैसे अगर इस पे हमें दिखाना तो इसको दिखाते हैं आर से, इसको किससे दर्शाते हैं आर से, आर से डिनोट करते हैं। अगर इसमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे आर से दिखा देंगे। आप कहोगे वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। एक पूछता आपका फोकस, क्या पूछता है फोकस, जिससे दर्शाते हैं एफ से। ठीक, फोकस दूरी का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें चलती हैं या अनंत से आती हैं, जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो हमेशा फोकस से काटते हुए निकलती हैं। कहाँ से काटते हुए निकलती हैं, हमेशा फोकस से। जब भी प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी तो हमेशा कहाँ से काटती हैं, फोकस से काटती हैं। इसको बोलते हैं, प्रकाश की किरणें जब भी अनंत पे आती है फोकस पे बोलती है, उसी को बोलते हैं फोकस बिंदु। जहाँ पे मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। और सी आर और एफ में एक संबंध होता है, एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। इसका मतलब समझिएगा, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसी को रूप हम लिख सकते हैं कि r बराबर होता है 2f। जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, नहीं तो कब दुगनी होगी कब आधी होगी। देखिए ये एफ है, टी आपने समझिएगा एफ है। ठीक, मान लेते हैं एफ जो है फोकस दूरी की क्या, वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। आर क्या है, फोकस दूरी की क्या है, दुगनी है। इसी को इस साइड लेके जाके ए भी रूप सही है, इसी का ए भी रूप लिखा जा सकता है। ठीक ना, अब देखिएगा ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। आइए देखते हैं, इसके बाद हम फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। पहला दर्पण ले लेते हैं हम, मान लेते हैं ये दर्पण है आपका, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मान लेते हैं जो हम सी बिंदु मान लेते हैं, सी बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं और पी बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, इसे तो माना गया था पी। और सी और पी से गुजरने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस बोलते हैं। ये द्वारक है आपका, मान लेते हैं एम एन, एम एन के मध्य बिंदु को पी जिसको बोलते हैं ध्रुव, और सी और पी की दूरी को बोलते हैं आर। और हम जब परिभाषा देते हैं तो इसको बोलते हैं आर। हम बोलते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2। मान लेते हैं कि आर का मान यहाँ पे क्या है, 4 मीटर है। आर का मान कितना है, 4 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे जस्ट आर का मान 4 मीटर रख के देखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 4/2, और आंसर आपका निकलेगा कितना, 2। ये तो निकलेगा आंसर। कहने का मतलब है, अब देखिए इसी का तो आधा निकला है, 4 का आधा तो निकला है 2। हम बोलते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, इसी के तो आधा है, मतलब यही कहीं तो फोकस होगा, यही तो 2 मीटर पे होगा। और देखिए अगर एक चीज अब देखते हैं, पोल जो होता है, ध्रुव जो होता है, ध्रुव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मध्यबिंदु, क्योंकि जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं, दूरियां दर्पण में कितनी भी कहीं से भी नापी जाती है, प्रत्येक दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती है। जैसे हम बोलते हैं सी और पी, और हम फोकस दूरी को भी नापना हो तो पी और एफ के बीच की दूरी बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और प्रत्येक दूरियां कहाँ से नापी जाती है, पी बिंदु से। आगे बताया जाएगा जब आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा पार्ट वाले में, उसमें कराया जाएगा। इस समझ में आ गया कैसे होती है आधी। अब चलते हैं बेसिकली, अब यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम एक एक लेके चलेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम देखते हैं कि किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इन चीज़ों के बारे में देखेंगे, नोट करना हो तो नोट करिए, आगे हम देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपका अवतल दर्पण चलेगा। कौन सा दर्पण चलेगा, अवतल। तो आप बना लीजिएगा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम ध्यान दे देंगे। और पॉइंट आप सब याद रखिएगा, पोल क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, द्वारक क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से डिनोट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा सब। आइए देखते हैं थोड़ा सा अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आपका वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। अब वास्तविक के साथ आपको एक शब्द आता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा शब्द आता है, तो आप याद रखिएगा वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे, जैसे रेटिना पे बनते हैं। और देखते हैं एक कंडीशन, खास कंडीशन होती है, उस कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी भी बनता है। कैसा बनता है? आभासी भी बनता है। आभासी बनता है लेकिन हमेशा बड़ा बनता है, आभासी बड़ा। और आभासी के साथ एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं सीधा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा और सीधा बनेगा तो बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। अब देखते हैं दोनों कंडीशन होती है। अब हम कंडीशन को समझेंगे, प्रतिबिंब कब वास्तविक बनता है, कब उल्टा बनता है। अब इसमें क्या होता है ना, आप कहेंगे कि इसमें बड़ा बता दिए, तो क्या इसमें बड़ा नहीं बनता है? इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। वास्तविक के साथ क्या हो सकता है? बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, क्योंकि कई कंडीशन होती हैं। तो इसलिए इसको हम जब कंडीशन को बताया जाता है उसके ऊपर डिफाइन करके बता दिया जाता है कि किस तरह से बनता है। अब देखते हैं वस्तु को कहाँ कहाँ पे रख के चेक करते हैं, किस तरह से चेक करते हैं। मान लेते हैं हमारा इसका वक्रता केंद्र C यहाँ पे है, इस बिंदु को बोलते हैं P, इसको द्वारक को MN दर्शा देते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप MN ही दी। CP से एक रेखा गुजरते हैं जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। बेसिकली हम करते क्या ना, वस्तु को हम यहाँ पे रखते चले जाते हैं। जैसे क्या होता है, इसके मध्य बिंदु को क्या करते हैं? F। तो हम यहाँ पे F भी दिखा दे रहे हैं, जिसको फोकस बिंदु बोलते हैं। होता क्या है, हमें एक बिंदु मिला है वक्रता केंद्र, एक मिला है वक्रता बिंदु, फोकस बिंदु मिला है, एक ध्रुव बोला है। तो हम मान लेते हैं पहले वस्तु अनंत से आ रही है, जिसकी दूरी को हम नहीं जान सकते उसको अनंत बोलते हैं। जब भी प्रकाश की किरणें अनंत से चलती हैं, याद रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरणें अनंत से चलती हैं तो हमेशा फोकस से काटती हुई निकलती है। कहाँ से काटती हैं? फोकस से। जब भी अनंत से चलेंगे तो कहाँ से काटेंगे? हमेशा फोकस से, हमेशा। ये रूल है, जब भी प्रकाश की किरणें अनंत से चलेंगे तो फोकस से काटेंगे। इसका उल्टा भी सत्य है, जब प्रकाश की किरणें अगर फोकस से चलें तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। पहला समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें अनंत से चलें तो फोकस पे काटेंगे। जस्ट इसका उल्टा, यदि फोकस से चलने लगे तो हमेशा क्या हो जाएंगे? अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएंगे। एक किरण का नंबर, एक किरण की आवश्यकता पड़ती है किरण आरेख बनाने के लिए। जब भी चलेगा फोकस से चलेगा, अनंत से चलेगा तो फोकस पे काटेंगे। दूसरी किरण को हम डालते हैं जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र से ही डालते हैं, और हमेशा अवतल दर्पण की बात चलेगा। ठीक, अब देखते हैं जैसे ही वक्रता केंद्र से किसी भी किरण को डालते हैं, मान लेते हैं आपको वक्रता केंद्र यहाँ से है, ये वाली रेखा नहीं। जैसे ही वक्रता केंद्र को यहाँ से डालते हैं तुरंत इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब इस पे 90 एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही आता है उसी पे ऐसे किरण इसी पे गुजर जाती है, आती है इसी पे चली जाती है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आप उसी लाइन पे हो रहे हैं, इसलिए हम बता नहीं सकते। और देखते हैं अगर वक्रता केंद्र और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 अंश बनता है। कैसा बनेगा? 90 अंश। यहाँ पे बनेगा तो 90 अंश बनेगा। बन नहीं रहा है लेकिन होता ही है ऐसा। अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जैसे ही गई और उसी दिशा में उसी पे वापस आ गई, इसको बोलते हैं कि जैसी वक्रता केंद्र पे गई उसी वापस आ गई। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता बनती है। कितनी आवश्यकता पड़ती है? 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक किरण हम डालते हैं, अनंत से डालते हैं तो अनंत से डालते हैं फोकस दूरी पे काट देती है, या तो हम फोकस दूरी से डाल देते हैं अनंत पे काट देती है, या अनंत पे चली जाती है। और हम एक डाल देते हैं वक्रता केंद्र से। 2 किरण हो गई। अब 2 बना लीजिए, उसके बाद हम प्रतिबिंब के बनाएंगे नहीं, सब कंडीशन को बताते हुए चलेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और सब लिखते हुए चल देंगे। ज़्यादातर कंडीशन में आपको वास्तविक उल्टा और छोटा बड़ा जो भी बनेगा, एक कंडीशन में आपका बनेगा आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, वो कंडीशन आप देखेंगे। और उसका यूज भी आप करते हैं बहुत डेली। हर महीने में एक बार बाल तो कटाने जाते होंगे आपको, और जो बार्बर के यहाँ जो कंडीशन में आप बैठते हैं वो हमेशा आभासी सीधा और बड़ा बनता है। आप कभी सोचे कि जो बार्बर के यहाँ हम जाते हैं समतल दर्पण का यूज होता है, समतल दर्पण का यूज नहीं होता है वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम, है ना। तो 2 किरण आपको बता दें, एक अनंत से और एक वक्रता केंद्र से। और एक किरण अगर आप जानना चाहते हैं तो फोकस से जान लीजिए, फोकस से चलती है तो अनंत से, अनंत से चलती है तो फोकस पे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कंडीशन जितने होंगे हम कंडीशन को लिखते चले जाएंगे, क्लियरफाई करते हुए चले जाएंगे, और सांकेतिक में लिखेंगे, क्योंकि इंटर में इतना ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं किया गया। इसको तैयार रहने से जो रेखा होता है, किरण आरेख अगर आपको पता है, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उसका आंसर क्या होंगे, आप डिफाइन करने की
करीब पहुंच जाएंगे। जैसे क्या होता है, आप ये हमारा उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हमारा इस बिंदु को मान लेते हैं C बिंदु, इसको मान लेते हैं F बिंदु, इसको मान लेते हैं P बिंदु। अब जैसे ही हम पढ़ते हैं अनंत से प्रकाश की किरणें आती है, अनंत से जैसे ही प्रकाश की किरणें चलेंगे तो आपको पता है फोकस से काटेंगे, आपको पता है। आप बस कंडीशन नंबर 1 लिख दीजिएगा, अनंत से चलिए तो फोकस पे काटिए, बस। अब प्रतिबिंब हमेशा लिखिएगा। अब पहले कंडीशन के लिए अगर प्रतिबिंब लिखना हो तो यहाँ पे सबके लिए अप्लाई होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा का मतलब होगा, अगर मान लेते हैं अनंत पे जो वस्तु रखा गया वो 5 मीटर का है, तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो फोकस पे बने वो 5 मीटर का बना है, छोटा बनता है। अब देखते हैं जैसे ही अनंत से क्या होता है, वस्तु को हम और पास लेके आते हैं। जैसे हम इसी मार्कर को मान लेते हैं, पहले अनंत पे रखे थे, अब अनंत से जैसे ही पास लेके आते हैं तो हम उस स्थिति को बोलने लगते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में आते हैं। जैसे ही वस्तु को C के बीच में आएंगे तो हमारा वस्तु यहाँ पे खिसकने लगता है। कहाँ पे खिसकने लगता है? यहाँ पे। और यहाँ पे कैसे बता सकते हैं खिसक रहा है? तो यहाँ पे हम प्रकाशिक केंद्र से ऐसे क्या करते हैं, एक रेखा को ऐसे गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से। जैसे प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे काट रहे हैं, तो कहने का मतलब जैसे ही अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C और F के बीच में बनता है। C और F के बीच प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? C और F के बीच में बन रहा है, वास्तविक उल्टा और छोटा ही बन रहा है। अभी भी कंडीशन वही सेम दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, जैसे ही हम अनंत और इसके बीच में आते हैं हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर। जैसे ही वक्रता केंद्र पर रखेंगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पे रखते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? बराबर बनता है। और किस पे बनता है? C पर ही बनता है। तो याद रखो, वास्तविक उल्टा इस पे क्या बनने लगेगा? बराबर। अब देखते हैं चौथी कंडीशन, जैसे रखते हैं C के बाद हम जैसे C और F के बीच में रखते हैं, हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनने लगता है। कहाँ बनता है? यहाँ पे। इसको बोलते हैं C और F के बीच में बोलते हैं। तो C एंड F के बीच में जब रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C और अनंत के बीच में बनता है। यहाँ पे तो अनंत ही होगा, C और अनंत के बीच में बनता है। और याद रखिएगा इसमें वस्तु क्या बनता है? वास्तविक उल्टा तो बनता ही है, हमेशा बड़ा बनता है। यहाँ से आने के बराबर के बाद बड़ा बनने लगता है। जैसे C F के बीच के बाद हम F पे रखते हैं, जैसे आपको बताया है, जैसे प्रकाश की अनंत से चलती है फोकस पे काटती हैं, और जैसे वस्तु फोकस पे रखेंगे तो आपको अनंत पे बनने लगता है। तो वास्तविक उल्टा और क्या वस्तु से बड़ा बनने लगता है पांचवें कंडीशन में। तो आप फोकस पे रखेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? वस्तु कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। कंडीशन देख रहे हैं, इनफाइनाइट वाला फोकस वाला इनफाइनाइट पे बनता है। अब देखिएगा अगला जो कंडीशन होता है, अगली कंडीशन को बोलते हैं जब वस्तु को हम F और P में रखते हैं। जैसे F और P में रखते हैं तो वस्तु हमेशा बड़ा बनने लगता है। इस साइड प्रतिबिंब नहीं बनता है, कहीं पे भी यहाँ प्रतिबिंब नहीं लगता है। C और F के कंडीशन में प्रतिबिंब इस साइड नहीं बनता, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनने लगता है। और आपको पता है जब भी प्रकाश की किरणें कलई की है तो प्रकाश की किरणें तो इस तरफ से गुजर नहीं जाएंगे, प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। तो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो यहाँ पे किरणों को माना जाता है कि यहाँ पे वस्तु ऐसे बन रहा है जिसको डॉट डॉट से दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं आभासी किरणें। आभासी किरणें आभासी वस्तु की तरह व्यवहार करती हैं, ठीक ना। तो आभासी किरणों को ऐसे दर्शाया जाएगा, जब भी आभासी किरणों को ऐसे मिलते हुए दिखाया जाएगा तो इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो आखिरी कंडीशन होती है छठवीं, जब हम F और P के बीच में रखते हैं, F और P के बीच में रखते हैं तो हमेशा कैसे बनता है? आभासी। कैसे बनेगा? आभासी। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखिए ये कंडीशन याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी भी नहीं है। अब कंडीशन को थोड़ा सा अप्लाई कर करके देखेंगे, आपको कंडीशन याद हो जाएगा। जैसे आपको पूछ लेगा वक्रता केंद्र पे क्या होता है, तो वक्रता केंद्र में देखिए वक्रता केंद्र पे बराबर C पे बनता है। पूछ लेगा अनंत, अनंत का हो जाता है फोकस, फोकस पे फोकस का हो जाता है अनंत। ऐसे 3 याद हो गया, एक हो गया, इसका हो गया, ये याद हो गया। और C F के बीच में रखते हैं, बड़ा बन जाता है। जैसे C पे रखे बराबर, C और F के बीच जैसे उधर गया प्रतिबिंब इधर खिसक गया तो बड़ा बन जाता है। इनफाइनाइट यहाँ पे बड़ा बन जाएगा। और जैसे ही आता है यहाँ पे आखिरी में जैसे कंडीशन में आता है आभासी बनने लगता है। एक कंडीशन आपको समझ में आ गई, नोट करना, नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं, थोड़ा सा परावर्तन के नियम को समझ लेते हैं, ठीक ना। अवतल दर्पण में थोड़ा सा परावर्तन के नियम को समझ लेते हैं, और कल आपको हम बता देंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बहुत आसान है, और अभी थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से, क्योंकि परावर्तन के नियम को उत्तल पे समझना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको समझिए किस तरह से बनता है कि नहीं। जैसे कहें चाहे आप उत्तल लें चाहे अवतल लें, तो हम अवतल पे बता देते हैं। जैसे हमारा प्रकाश की किरणें क्या चलती हैं, मान लेते हैं C बिंदु है, जैसे ही अनंत से प्रकाश की किरणें चली फोकस से हो जाती हैं। फोकस बिंदु यहीं पे होते हैं, C के बिंदु के बीच में होता है F, ये हो गया P।
जैसे प्रकाश की किरणें अनंत से चली, फोकस से काटते हुए निकल गए। अब हमें पता करता है परावर्तन के नियम को फॉलो करता है कि नहीं परावर्तन के नियम गोली दर्पण। तो गोली दर्पण परावर्तन नियम का पालन करता है कि नहीं, इसको पता करने के लिए आप सी बिंदु पे जैसे यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे क्या हो अविलंब डालेंगे, सी बिंदु से अविलंब डालेंगे तो हो जाएगा आने वाली किरण को बोलने लगते हैं, ये कौन सा किरण हो जाएगा आई, और ये जो जा रही है किरण इसको बोलते हैं आर। अगर एंगल देखेंगे तो समतल दर्पण के एंगल के बराबर होता है। जैसे समतल दर्पण में क्या होता है कि आपको जैसे प्रकाश की किरण ऐसे गुजरेगी, अगर यहाँ पर हम नॉर्मल डालें तो यहाँ पे एंगल अगर आई है, ए आर है, और आई का मान अगर 30 है तो आर का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा सेम। इसी तरह अगर यहाँ आई का मान 30 है तो आर का मान यहाँ भी 30 ही होगा। तो इससे ये पता चलता है कि दर्पण चाहे जो हो, चाहे गोली हो चाहे समतल हो, और गोली में चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो, हमेशा परावर्तन का नियम फॉलो करना ही है, फॉलो हमेशा करेगा भी। ठीक, हाँ। तो आपको दिखाना दिखा दीजिएगा इस तरह, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं हम इस तरह से। अब देखते हैं थोड़ा सा अवतल दर्पण के बारे में। ये सब तो हो गया। अब एक फार्मूला होता है वो दर्पण का उस फार्मूले को बोलते हैं, उस दर्पण पे पूरे फार्मूले पूरे क्वेश्चन लगता है, जिसको बोलते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब कहेंगे u v f ये सब क्या है। f है हमारा, नाम लिख लीजिएगा, f होता है हमारा फोकस दूरी। f क्या होता है, फोकस दूरी, क्या होता है फोकस दूरी होता है। u जो होता है हमेशा वस्तु की दूरी होता है, किसकी दूरी होता है, वस्तु की दूरी। और जो v होता है हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। आज की क्लास का लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बाकी कल देखेंगे UVF के, हमें जितना होगा क्वेश्चन देखेंगे, 1 2 4 क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी हम उत्तल दर्पण के बारे में कल और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। उत्तल दर्पण के बारे में बातें करेंगे। तो अवतल दर्पण में इतना ही है, और कल अवतल दर्पण के जो उपयोग करते हैं उसके उपयोग के बारे में बता देंगे। पहला तो उपयोग याद रखिएगा, आप बार बार यहाँ करते हैं। और कई उपयोग हैं, जैसे आप आँख का नाक जांच का चेकअप कराने जाते हैं, वहाँ पे भी उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और कई जगह आप कहेंगे कि आँख का नाक में करते हैं, क्या करना क्या होता है, प्रकाश के किरणों को इकट्ठा करके मोल्ड कर एक जगह करने का काम करता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण नहीं करता है, कल उसके बारे में बता जाएगा, और तुलना करके बता दीजिएगा क्यों नहीं करता है, ठीक ना। और ये सब याद रखिएगा, और फार्मूले पे क्वेश्चन कल देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतने लगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद।